नदी के किनारे जलती आग की लपटें मंद रोशनी फैला रही थी। विनोद थककर चुप था। उसकी आंखें बोझिल थी, लेकिन पूरी तरह बंद होने से पहले बार बार खुल रही थी। डॉक्टर शंकर नारायण गहरी सोच में डूबे थे। उनकी नजरें जलती लकड़ियों के पार कहीं खो गई थी। क्रांति पास बैठा था, हाथ में लकड़ी लिए आग को जला रहा था। कभी कभी उसे कुरेद कर जीवित कर रहा था। लंबे सन्नाटे के बाद क्रांति की आवाज ने हवा को चीरते हुए कहा, हमें आज रात ही शुरू करना होगा। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक कपड़े में लिपटी हुई पत्तियां निकाली। वह विनोद की ओर झुका। ये खा लो। शंकर ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। क्या ये वही पत्तियां हैं जो घनवा के लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं? क्रांति ने सर हिलाया। हाँ। विनोद ने बिना सोचे पत्ती मुंह में ले लिया। जैसे ही उसका रस गले से उतरा, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। एक अनोखी ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ने लगी। शरीर के घाव और खरोच जैसे गायब हो गए। जो कमर का दर्द सालों से परेशान कर रहा था, वो अब नहीं था। खुश होकर वह चौंकते हुए बोला, ये क्या जादू है क्रांति? ये पत्तियां क्या कर रही हैं? क्रांति की आवाज गंभीर थी। ये एक पुरानी औषधि है। ये औषधि भी है और जहर भी। ये ताकत देती है, लेकिन अगर इसे रोज खाओगे तो शरीर के अंग धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। आवाज खो दोगे, सोचने की शक्ति भी चली जाएगी। लेकिन इन पत्तियों के बिना घनवा में जाना खुदकुशी है। फिर उसने दोनों की ओर देखा। तुम दोनों को रमेश को लेके यहाँ आना होगा। वो अब भी रक्त बीज से भीतर ही भीतर लड़ रहा है। मेरा यकीन है मैं उस पर विधि कर सकता हूँ। उसकी शक्ति हमें रास्ता दिखा सकती है। शंकर ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारी योजना समझ आ रही है, लेकिन क्या हम सफल हो पाएंगे? संभावना तो बहुत कम है। क्रांति ने गहरे स्वर में कहा, कोशिश किए बिना कौन सफल हुआ? शंकर ने सर हिलाया। क्रांति ने हाथ उठाकर उत्तर की ओर इशारा किया। जंगल के उस तरफ एक छोटी गुफा है। वहीं रमेश अपनी बुराइयों से लड़ रहा है और अपने बुरे सपने को वो जी रहा। उसने एक मटकी उठाई और उसे शंकर की ओर बढ़ाया। इसमें भस्म है। अगर रमेश इसे खा ले तो उसकी शक्ति थोड़ी देर के लिए काबू में आ जाएगी। आम जगहों पर 1 महीना तक, लेकिन घनवा में तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का वक्त मिलेगा लौटने के लिए। फिर उसकी आंखें बुझी आग की लपटों से ज्यादा डरावनी हो गई। जाओ, वक्त नहीं है मेरे पास। रवाना होने से ठीक पहले क्रांति ने दोनों के सिर पर धीरे से हाथ रखा। उसकी हथेलियां ठंडी थी, लेकिन उनमें एक कंपन थी, मानो बिजली की लहर जैसी। आग की लौ उस क्षण स्थिर हो गई थी और चारों तरफ की हवा भी जैसे थम गई। क्रांति ने आंखें मूंद ली और धीमे धीमे कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में मिलकर एक दूसरी ही लहर रच रही थी, गूंजती मगर अस्पष्ट। उसकी आवाज जब गूंजती तो विनोद और शंकर के माथे पर एक गर्म सी लहर महसूस होती, जैसे कोई शक्ति उनके भीतर उतर रही। अचानक उनकी आंखों के सामने की हवा हल्की सी तरल होती महसूस हुई, जैसे कोई पर्दा धीरे धीरे हट रहा। क्रांति ने कहा, अब तुम उन्हें देख सकोगे। उसका चेहरा गंभीर था और स्वर में वो जानी पहचानी ठंडक जो किसी युद्ध से पहले के संतुलन में होती। फिर दोनों उठे। शंकर ने अपने कपड़े की गांठ कसी। विनोद ने लंबी सांस ली और दोनों जंगल की ओर बढ़ चले। रास्ता कच्चा, पथरीला और ढालू था। दूर कोई जानवर की आवाज नहीं, कोई पक्षी की आवाज नहीं। केवल सूखे पत्तों की सरसराहट उनके पैर के नीचे से उठती रही और हर कदम के साथ जंगल जैसे और गहरा होता गया। विनोद की सांस तेज थी। उसका चेहरा डर से खिंचा हुआ था। उसकी आंखें बार बार इधर उधर दौड़ती, जैसे हर झाड़ी में कोई छुपा हो। तभी अचानक उसका पैर एक चट्टान से टकरा गया।
वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसके पैर पर चोट लग गई थी। एक लंबा खरोच पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने नीचे झांक कर देखा, खरोच गायब था। चमड़ी वही की वही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो चौंक कर शंकर की तरफ देखने लगा। आपने देखा? उसकी आंखों में डर नहीं, अब विस्मय था। शंकर जवाब नहीं दे रहा था। उसकी नजरें सामने कहीं टिकी थी। वो अंदर से असहज था। कुछ सही नहीं लग रहा था। उसका मन कह रहा था कि इस शांति के पीछे कोई बड़ी हलचल छुपी है। कुछ ही मिनट बाद हवा में एक नई आवाज खुलने लगी। धीमी, रोती हुई एक औरत की आवाज। वो बहुत दूर नहीं थी और धीरे धीरे वो दिशा वही हो गई जिसमें दोनों बढ़ रहे थे। विनोद की चाल रुक गई। शंकर भी अब और सतर्क था। पेड़ों के बीच एक जगह कुछ दूरी पर एक मोटी सी शाखा पर कोई आकृति बैठी थी। उसका सिर झुका था और कंधे हिल रहे थे, जैसे वह जोर जोर से सिसक रही। उनके कदम जम गए। वो औरत नहीं लग रही थी, पर आवाज पूरी तरह मानवीय थी। इतनी दर्द भरी कि सुनते ही आंखें भीग जाएं। विनोद की रूह कांप गई। वह घबरा कर चीखने ही वाला था कि शंकर ने तेजी से उसका मुंह अपने हथेली से बंद कर दिया। शांत रहो, शंकर ने फुसफुसाते हुए कहा। और फिर ठंडी हवा के झोंकों के बीच उसकी सिसकती आकृति कहीं और देखने लगी। अब हवा और भी ठंडी हो गई थी। उनकी सांसें भाप में बदल चुकी थी, जैसे सर्दी बढ़ गई। और हवा में अब सिसकियों के साथ कुछ और भी था। एक अजीब सी गंध, कच्चे मांस और सड़े फूलों की मिली जुली बू, जो धीरे धीरे घनी होती जा रही थी। शंकर ने मन में सोचा, क्या ये पत्तियों का असर है जो अब तक हम पर कोई हमला नहीं हुआ? क्या ये हमें कुछ समय के लिए अदृश्य बनाए हुए? उसका हाथ विनोद के कंधे पर कस गया। ध्यान से चलो, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। जंगल अब न सिर्फ अंधेरा था, बल्कि देखने में भी बदल गया था। हर शाख, हर परछाई अब कुछ और लग रही थी। वे दोनों जान चुके थे, अब वे उस दुनिया में दाखिल हो चुके हैं जहां पर हर परछाई कुछ कहती है और हर आहट का कोई मतलब होता है। जंगल की रात अब स्याही बन चुकी थी। हवा में वो चुप्पी थी जो किसी अनहोनी से पहले उतरती है। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से सटकर अजीब सी आकृतियां बना रही थी। शंकर और विनोद की चाल अब भारी हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ पत्तों की चरमराहट और उनकी अपनी सांसों की आवाज थी। पत्तियां अब भी उनके अंदर ऊर्जा बनाए हुई थी, लेकिन हर क्षण उस ताकत को निगल रहा था। शंकर के मन में सिर्फ एक ही बात थी, जल्दी पहुंचना होगा, उससे पहले कि कुछ और हमें देख ले। एक मोड़ पर आकर वे रुक गए। उनके सामने एक चौड़ा ठहरा हुआ जल स्रोत था, एक दलदली झील जैसी जो चांद की रोशनी से वंचित थी। पानी पूरी तरह स्थिर था और अंधेरे में डूबा हुआ था। विनोद वहीं रुक गया। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। उसकी आवाज कांप रही थी। इस पानी में कुछ है, मैं महसूस कर रहा हूं। शंकर ने बिना कुछ कहे उसके हाथ पकड़े और उसे खींचने लगा। अब लौटने का रास्ता नहीं है, ये पार करना ही होगा। जैसे ही उनका पैर पानी में पड़ा, उसमें लहरें उठी, धीमी मगर कुछ ज्यादा ही जीवित सी। पानी के नीचे से कुछ चिपचिपे स्पर्श उनके घुटनों पर लिपटने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने झाड़ियों की तरह उंगलियां फैला रखी हैं। तभी एक चीख जैसी आवाज आसमान से गिरी। ऊपर देखा तो एक पक्षी जैसा कुछ बहुत ऊंचाई से उड़ता हुआ उनकी ओर आ रहा था। मगर ये कोई आम पक्षी नहीं था। इसके पंख टूटे हुए हड्डियों जैसे लग रहे थे। चेहरा
इंसान और जानवर के बीच किसी भयानक प्रयोग का परिणाम लग रहा था। इसकी चोंच नहीं थी, बल्कि एक खुलता फटता मांस का ढेर, जिसमें से कीड़े झांक रहे हों। शंकर ने सिर घुमाया ही था कि वो राक्षसी पक्षी उसके चेहरे पर झपटा। एक झटका, एक दर्दनाक चीख, और उसकी दाईं आंख बाहर खींच ली गई। आंख से खून की धार निकली और पक्षी की चोंच में उसकी पुतली अब एक लाल चमकती मोती जैसी घूम रही थी। पक्षी चीखता हुआ दूर चला गया और शंकर गिरते गिरते संभला। आंख, आंख, विनोद चिल्लाया, मगर शंकर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। रुकना मना है। जैसे ही वे आगे बढ़े, पानी अब जिंदा हो गया था। उसमें से मांसल सड़े हुए हाथ बाहर आने लगे, बिना उंगलियों के, सिर्फ पंजे। कुछ ने विनोद की कमर पकड़ ली, कुछ शंकर की जांघ से लिपट गए। एक प्राणी ने विनोद की पैंट को चीरते हुए उसके पैर को खींचा। शंकर ने उस पर लात मारी और उसी क्षण पानी से निकली एक जली हुई शाखा को उठाकर उसके मुंह में घुसेड़ दिया। उसकी चीख पानी के बुलबुले की तरह ऊपर उठी और वो प्राणी वहीं फड़फड़ाकर मर गया। विनोद की हालत खराब थी, पसीने और डर में डूबा हुआ। मैं डूब जाऊंगा, हम नहीं बचेंगे। शंकर अब पूरी तरह जानवर बन चुका था। उसका एक हाथ अपनी बहती आंख को दबाकर रखा था और दूसरा विनोद को खींच रहा था। पानी से निकलते ही जैसे किसी ने उन्हें भीतर से निचोड़ दिया हो। शरीर गीला, कपड़े फटे और सांसें चढ़ी हुई। और अब उनके सामने वही गुफा था जिसका वर्णन क्रांति ने किया था। गुफा के बाहर की दीवारों पर सूखे खून की छींटें थी, कुछ हाथों के निशान भी, छोटे बच्चों के जैसे, लेकिन उंगलियां 6। विनोद वहीं घुटने के पर बैठ गया। बस, और नहीं, अब नहीं। शंकर ने एक हाथ से उसे उठाया। हमने अब तक जो सहा है वो इस दरवाजे के भीतर समझ आएगा। अब पीछे देखना नहीं है। गुफा के भीतर से कोई आवाज नहीं थी, लेकिन अंधेरे के उस पार कुछ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। एक सिसकी, एक सांस, एक राक्षस। वे गुफा के मुहाने पर खड़े थे। अब पीछे कुछ नहीं था और आगे केवल अंधेरा था। गुफा के भीतर से एक कराहती हुई आवाज गूंज रही थी, भारी, टूटी हुई, जैसे कोई जीव अपने भीतर की यातना को जोर देकर बाहर निकाल रहा। शंकर और विनोद दोनों ठिठके खड़े रहे, लेकिन उस आवाज ने उनके पैरों को चलने पर मजबूर कर दिया था। डर उनकी हड्डियों में चुभ रहा था, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। गुफा का अंदरूनी वातावरण नर्क से कम नहीं था। हवा सड़ी हुई मांस की गंध से भरी थी, घनी, चिपचिपी और दम घोटने वाली। चारों ओर इंसानी शरीर के कटे फटे टुकड़े पड़े थे, हड्डियां, चमड़ी के लोथड़े, और कभी कभी कोई अधूरी चीख अभी भी दीवारों से टकरा कर लौटती थी। एक कोने में पुरानी फटी साड़ी से लिपटी एक बूढ़ी औरत की लाश पड़ी थी। उसका सिर गायब था, शरीर सिकुड़ा हुआ, गर्दन से खून की सूखी परतें जमीन पर फैली थी। उस मंजर को देखते ही विनोद का पेट पलट गया। उसने वहीं जोर से उल्टी की। उसकी आंखें पानी से भर गई थी और वह हड़बड़ाकर बाहर की ओर भाग गया। मैं नहीं कर सकता, नहीं नहीं, मैं नहीं, वह चीखता गया। शंकर ने पलट के देखा और वो समझ गया कि विनोद अब उसके किसी काम का नहीं था। उसे वहीं छोड़कर वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से करहाने की आवाज आ रही थी। कई मिनट की डरावनी खामोशी के बाद सामने एक आकृति दिखाई दी। मिट्टी, खून और परछाइयों के बीच एक इंसान बैठा था, कांपता हुआ। वह रमेश था। उसका शरीर झुककर बैठा था, आंखें नीची गड़ी हुई थी और पूरे बदन पर आत्मग्लानि और पीड़ा लिपटी हुई थी। रमेश ने अचानक सिर उठाया और शंकर को देखा।
उसकी आंखों में पहचान की झलक तो थी, पर उस पर गुस्सा हावी था। उसने पास में एक छोटा सा पत्थर उठाया और शंकर की तरफ फेंकते हुए गुर्राया, दूर रहो मुझसे। शंकर लड़खड़ाया लेकिन रुका नहीं। उसने कपड़े में बंधी भस्म निकाली और बिना देर किए मुट्ठी भर राख रमेश के मुंह में जबरन ठूस दिया। रमेश की आंखें लाल हो उठी। उसने जोर से दहाड़ मारी। और झटके से शंकर को धकेल दिया। शंकर गुफा की जमीन पर गिर पड़ा। उसका संतुलन बिगड़ा और वह कुछ दूर तक फिसलता चला गया। उसकी एकमात्र आंख भय से चौड़ी हो गई थी, लेकिन उसने निगाहें नहीं हटाई। रमेश का शरीर अब झटकों से कांप रहा था। उसकी मांसपेशियां खिंच रही थी, नसें बाहर उभर आई थी। वह जोर जोर से रो रहा था और हर आंसू जैसे लावा बनकर उसे जला रहा था। करीब 5 मिनट तक वह तड़पता रहा, फिर अचानक चुप हो गया, बेहोश होकर जमीन पर ढेर हो गया। शंकर धीमे धीमे उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा खून से सना था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी आंख की खोखली जगह अब मांस से भर चुकी थी। फिर भी वह हमेशा के लिए एक आंख से अंधा हो चुका था। वो झुका, रमेश को सावधानी से कंधे पर उठाया और गुफा से बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा। विनोद कहीं नहीं था, न आवाज न निशान, सब कुछ शांत। समय कम है, शंकर ने खुद से कहा और रमेश को कसकर पकड़ा। अब उसे किसी भी हालत में क्रांति तक पहुंचना था। वह जंगल की तरफ दौड़ पड़ा, एक आंख, एक उम्मीद और एक बोझ के साथ, जबकि पीछे अंधेरा अब भी उन्हें देख रहा था। शंकर भाग रहा था, हाफता लड़खड़ाता। एक आंख से आंसुओं और खून की धार मिलकर बहती जा रही थी। उसके चेहरे पर डर और दर्द एक साथ चिपके हुए थे। कंधे पर बेहोश रमेश का शरीर था, जो बार बार फिसलता, लेकिन शंकर हर बार उसे कसकर थाम लेता। उसके पैरों में ताकत अब इच्छा भर ही बाकी थी। जंगल के पत्ते अब रास्ता नहीं दे रहे थे। वो चिपक रहे थे, पकड़ रहे थे, जैसे रमेश को वापस खींच लेना चाहते हो। मगर शंकर ने हार नहीं मानी। हांफते हांफते, करहाते हुए, खून और पसीने से लथपथ, वह आखिरकार नदी के किनारे पहुंचा। वह वही घुटनों के बल गिर पड़ा और रमेश का शरीर नीचे उतार दिया। उसकी सांसें तेज थी, आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे, न दर्द की वजह से न डर से, बस एक अनकही थकान थी। आत्मा तक भीग चुकी थी। नदी के किनारे का दृश्य अब वैसा नहीं था जैसा उन्होंने पिछली बार देखा था। इस बार क्रांति अकेला नहीं लग रहा था, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति के सानिध्य में खड़ा हो। आग का एक बड़ा गोल घेरा तैयार किया गया था, जिसे घी, हड्डियों की राख और जड़ी बूटियों से सजाया गया था। हर चिंगारी से धुएं की ऐसी लहर उठ रही थी, जिसमें आकृतियां बन रही थी और तुरंत बिखर जाती। कभी चेहरा, कभी आंखें, कभी नाग जैसी आकृतियां। चारों ओर छोटे छोटे मिट्टी के दीप रखे थे, जिनमें कोई लाल और हरे रंग की लौ जल रही थी। जगह जगह रक्त से खींचे रेखा चित्र थे, जिनमें घनवा के प्रतीक, विकृत मानव चेहरे और प्राचीन लिपियां खुदी थी। क्रांति आग के ठीक सामने पालथी मारकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, माथे पर राख की मोटी रेखा खिंची हुई थी। उसके होठों से लगातार मंत्र फूट रहे थे, धीमे, फिर तेज और फिर फुसफुसाहट में बदल जाते। उसके गले से आती आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। वो गहराई में गूंज रही थी, जैसे किसी और आयाम से उतर रही। हवा भारी हो चुकी थी, सांस लेना कठिन, और वातावरण में एक कंपन था जो त्वचा के भीतर तक महसूस हो रहा था। क्रांति ने मंत्र पढ़ना बंद किया और उठकर खड़ा हो गया। रक्त बीज बाहर आ, उसका स्वर गूंजता हुआ आग के साथ लहराया। अगले ही पल रमेश का शरीर हिलने लगा। उसकी उंगलियां पंजों में बदल रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी फड़फड़ा कर ऊपर उठी।
जैसे कोई जानवर अपनी असली शक्ल में लौट रहा। उसका चेहरा लंबा हो गया, जबड़े फटे और उनमें नुकीले दांत निकल आए। उसकी पीठ पर मोटे मोटे बाल हो गए। उसकी त्वचा राख जैसी भूरी हो। अब वह न इंसान था न जानवर। वह एक भयंकर संकर रूप में बदल चुका था। संकर पीछे हट गया। उसकी एकमात्र आंख भय में फैल गई। क्रांति ने हाथ उठाया और शांत स्वर में कहा, अब ये मेरे वश में है, भयभीत मत हो शंकर। शंकर ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी सांसें अब भी लड़खड़ा रही थी। क्रांति उसकी तरफ मुड़ा और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, विनोद कहाँ है? शंकर का चेहरा गिर गया, उसके होंठ कांपे। मुझे नहीं पता, वो भाग गया था और मैं ढूंढ नहीं पाया। क्रांति कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर अचानक हवा में घंटियों की आवाज तेज हो गई। घंटी बज चुकी है, जल्दी करो, वक्त नहीं है। क्रांति ने जमीन से एक हड्डी उठाई और रक्त बीज की ओर इशारा किया। आग और मंत्र अब युद्ध के आदेश में बदलने लगे।